नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य आपको स्वतंत्रता दिवस की मेरे और मेरे संस्थान की ओर से हार्दिक बधाई है। आप लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि आपका फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास, बात करने में दिक्कत होती है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, बात करने में दिक्कत होती है। सो मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। नंबर नोट करिए 7,54,52,261। फिर से सुनिए 7,54,52,261। ये मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। कहीं आप परेशान तो नहीं हो गए? परेशान मत होइए, ये मेरा ही नंबर है। शायद कुछ लोग लिख नहीं पाए होंगे, मैं फिर से बोलता हूँ 73 55 42 22 61। अब हिंदी वाले तो लिख लिए होंगे, इंग्लिश वाले नहीं लिख पाए होंगे, क्योंकि इस देश में अगर हिंदी में गिनती बोलो तो लोग समझते नहीं हैं। लिखिए 7355422261। ये हमारा व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर दोनों है। कोई भी व्यक्ति कभी भी इस पे फ़ोन करके बात कर सकता है, व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो पिछली बार मैंने बताया था स्टेमेटिल ग्रुप की सारी दवाइयाँ, जिसमें मूल रेमेडी की चर्चा हमने की थी। कॉम्प्लेक्स रेमेडी बाद में हम चर्चा में लाएंगे। आज हम एंजियाटिको ग्रुप की बात करते हैं। एंजियाटिको ग्रुप को ग्लूटामेटिल ग्रुप भी कहा जाता है और एंजियाटिको ग्रुप में जो पहली मेडिसिन है A1, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। A1 के जो नाम हैं वो इस तरीके से हैं: एडरमिटल 1, ब्लड रेमेडी, अवेना CP, एंजियाटिको 1। इस तरीके से एंजियाटिको मेडिसिन के ए ग्रुप की मेडिसिन के या A1 के अलग अलग नाम रखे गए हैं। लेकिन अवेना CP एक ऐसा नाम है जो इलेक्ट्रो जगत में दूसरा नहीं है। इसमें जो प्लांट हैं, ये 6 प्लांट पड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला प्लांट है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना से आप सभी लोग परिचित हैं। ये
यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद और इलेक्ट्रो होम्योपैथी सब में इस्तेमाल होती है। इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इस्तेमाल ये सब में होती है। इस हर्ब का एक विशेष गुण है, ये हर्ब मसल को ताकत देती है और जहाँ पर साइनोसिस डेवलप होती है, यानी जो आर्टरी है वो रैप्चर होकर ब्लड को बाहर निकाल देती है, उस ब्लड को ये बाहर करती है। उदाहरण के लिए कहीं आपके चोट लग जाए तो वहाँ की आर्टरीज रैप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। उनसे जो ब्लड निकलता है वो त्वचा के नीचे आ जाता है, तो त्वचा काली पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर आर्निका का प्रयोग किया जाए तो वो कालापन समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो तिल बनते हैं, सभी के शरीर में कहीं न कहीं छोटे छोटे तिल जरूर होंगे। ज्योतिषी लोग तिल के विषय में बड़ी ज्योतिष निकालते हैं, लेकिन आज आप समझ लें ये तिल बनते कैसे हैं। शरीर में क्षण प्रतिक्षण रिपेयरिंग और टूट फूट लगी रहती है। जब कोई कैपिलरी रैप्चर होती है, टूटती है, तो उससे ब्लड निकलता है और वो ब्लड स्किन के नीचे जमा रहता है। कालांतर में वही ब्लड काला पड़ जाता है और जब काला पड़ जाता है तो वो वहीं चिपक कर रह जाता है और हमें तिल के रूप में नज़र आता है। ये शरीर के कहीं भी किसी भी हिस्से में हो सकता है। आयु जब बढ़ती है तो उनके ये तिल बढ़ते जाते हैं शरीर में। जितनी आयु कम होगी तिलों की मात्रा उतनी ही कम होती है। नवजात बच्चे के तिल आप नहीं देखते हैं। साइनोसिस होती है लेकिन तिल नहीं होते। यदि आपको कोई नया तिल मिल जाए जो पहले लाल होता है, बाद में वो काला हो जाता है, आप उसके ऊपर यदि आर्निका का ऑइंटमेंट आर्निका के घिस करके लगा दें या अच्छे ढंग से बना हुआ A1 का एस्पेरिक वहाँ पे लगा दें तो तिल गायब हो जाएगा। लेकिन एस्पेरिक सही ढंग की बनी होनी चाहिए। कुल मिला के आर्निका वहाँ अच्छा काम करती है जहाँ पर शरीर का कोई हिस्सा कुचल जाए, फटे नहीं, कुचल जाए। दूसरा प्लांट इसमें है अवेना सटाइवा। अवेना सटाइवा एक ऐसा प्लांट है जिसको सारे लोग जानते होंगे, जो देहात से संबंधित हैं वे सारे लोग जानते होंगे। इसे गेहूं का मामा कहा जाता है और ये गेहूं में रहता है। गेहूं के खेतों में ही ये उगता है और इसको हर आदमी नहीं हजम कर पाता है, इसको घोड़े ही हजम कर पाता है। ये घोड़े का दाना होता है और उसी क्षेत्र में आजकल ये मिलता है जिस क्षेत्र में घोड़े पाले जाते हैं। ऐसे कहीं भी इसको ढूंढिए तो
तो जल्दी से मिलता नहीं, कोई अपने यहाँ नहीं रखता। हमने कई फाडर की दुकानों पर पूछा, कहीं नहीं पता चला। लेकिन जिन क्षेत्रों में घोड़े पाले जाते हैं उन क्षेत्रों में ये आसानी से मिल जाता है। हालांकि आजकल घोड़ों की कमी नहीं है। आप मार्केट जाते होंगे, वहाँ ओट मिलता है, परचून की दुकान पर ओट मिलता है। ये ओट इसी का पल्प होता है, गूदा होता है। इसको कुचलकर पैकिंग करके बेचा जाता है। इसे फास्ट फूड के रूप में खाया जाता है, जो बहुत ही ताकतवर और गुणकारी होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में और होम्योपैथिक में इसका उपयोग किया जाता है। ये दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा काम है। इसके बाद में कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस, ये एक ऐसी रेमेडी है जो ब्लड को रोकने का काम करती है, या यूँ कहिए ब्लड पर नियंत्रण करने का काम करती है। कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो ये तुरंत रोक देती है। ये ब्लड में कोagulation को बढ़ाती है, थक्का बनाती है। हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। और अंतिम मेडिसिन है सिंगोनोरिया कैनाडेंसिस, ये दर्द पर अच्छा काम करती है। आपने सुना होगा होम्योपैथ में एक सिम्टम बहुत ज़्यादा चर्चित है, सूर्य निकलने से पहले दर्द होता है, सूर्य निकलने के बाद दर्द होता है। माइग्रेन के दर्द में, सरदर्द में और दूसरे तमाम रोगों के दर्द में सिंगोनोरिया कैनाडेंसिस बहुत अच्छा काम करता है। तो A1 एक ऐसी मेडिसिन है जो रक्त के शुद्ध कणों पर काम करती है और हृदय के उसी भाग में काम करती है ज़्यादा जहाँ पर शुद्ध रक्त होता है। यानी लाल रक्त कणिकाओं पर इसका अच्छा प्रभाव होता है। ये औषधि शरीर के उन भागों पर ज़्यादा काम करती है जिन भागों में बीमारियां रक्त प्रवाह के कम होने से या ज़्यादा होने से होती है। जैसे सरदर्द होता है तो उसके कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि रक्त सप्लाई ज़्यादा है। जहाँ पर ज़्यादा रक्त सप्लाई होगी वहाँ पर दर्द जरूर होगा। आपने एक सिस्टम सुना होगा, कपिंग हीलिंग। कपिंग हीलिंग में क्या होता है? जो कपिंग हीलिंग के डॉक्टर होते हैं, इस फेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं,
वो कपिंग हीलिंग करते हैं। उसमें होता क्या है, क्षेत्र विशेष में रक्त सप्लाई ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, दोनों बातें होती हैं वहाँ भी। जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, चीरा लगा करके उसके ऊपर एक कप लगा देते हैं और उसके अंदर की हवा निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि जितना एक्सेस उसमें ब्लड होता है उसको कप अपने में खींच लेता है और ये खींच करके बाहर कर देते हैं, तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है। इस कारण वो बीमारियाँ, उसके कारण जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि कहीं पर रक्त सप्लाई कम हो रही है तो वहाँ पर चीरा लगा करके कप लगा दिया गया तो वहाँ रक्त सप्लाई ठीक हो जाती है। हालांकि ये मॉडर्न सोच है। जो उसके विशेषज्ञ हैं उनका क्या विचार है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी एक अपने में साइंस है और बहुत पुरानी साइंस है। लेकिन ये मेरा विचार है कि ऐसा हो सकता है। पुराने टाइम में एक हीलिंग होती थी जिसमें लीच लगा करके, योक लगा करके ट्रीटमेंट किया जाता था। अफेक्टेड एरिया में योक लगा देते थे तो वो खून को अपने में चूस लेती थी और चूस करके मोटी हो जाती, तो वहाँ पर जो रक्त एक्सेस हो रहा था उसको वो निकाल देती। दूसरी एक वो केमिकल छोड़ती है अपने शरीर से जिससे रक्त पतला हो जाता है। इसलिए जहाँ पर रक्त की सप्लाई ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, वहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों में ये औषध ज़्यादा काम करती है। इसमें तमाम सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस तरीके की होती हैं, जैसे मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना। कमज़ोर तो तभी होंगी जब उसमें ब्लड सप्लाई कम होगी, कमज़ोर तो तभी होंगी जब उनको भोजन सही ढंग से नहीं मिल रहा होगा। इस मेडिसिन को देने से वहाँ ब्लड सप्लाई तेज होती है। चक्कर घूमनी आना, जब किसी स्थान पर ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होती तो चक्कर और घूमनी आना तो स्वाभाविक है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ, ब्लड सप्लाई रोकने का। मैं उस टाइम में नहीं जानता था, आज मैं जानता हूँ कि ब्लड सप्लाई ही रुकी थी। मैं 7-8 साल का हूँगा। उस टाइम में गले में गमछा डालकर चलने का रिवाज था। मैं भी गले में एक गमछा डाले हुए था और बाजार जा रहा था और उस गमछे को गर्दन में लपेटकर धीमे धीमे टाइट कर रहा था। जब उसको टाइट कर रहा था तो मुझे अच्छा भी लग रहा था और मैं उसे टाइट करता चला गया।
और हुआ ये कि कुछ दूर जा कर के मैं ज़मीन पे गिर गया, और जब गिर गया तो वो जो गमछे था उसकी टाइटनेस ख़त्म हो गई, वो ढीला हो गया। तो मुझे होश आ गया। मेरे पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे उठाया, कहने लगे क्या हो गया। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो लोगों ने बताया अभी तो ये ठीक ठाक आ रहा था, अचानक गिर गया। मैं कुछ समझा नहीं, चला गया। काफ़ी दिनों के बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे याद आया कि मैं गर्दन में गमछे को लपेट करके कस रहा था, इसलिए सिर में जाने वाली ब्लड सप्लाई रुकी, इसलिए मैं बेहोश होकर के गिरा था। और जब गिर गया तो वो पकड़ ढीली हो गई, इसलिए मुझे होश आ गया। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ब्लड सप्लाई रुकने के कारण होती हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ब्लड सप्लाई तेज होने के कारण होती हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पर ब्लड सप्लाई तेज है और कहाँ पर ब्लड सप्लाई धीमी है। ये जो प्रैक्टिशनर है, जो इसके विषय में स्टडी करता है, उसके बहुत सारे पेशेंट इस विषय के देखे हैं। वो देखते ही अंदाज लगा लेता है कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, और फिर वो उसी चीज़ की दवा देता है। तो एक ग्रुप जो होता है, A1 जो होती है, ये लाल रक्त कणिकाओं की यानी आर्टरी की ये मेडिसिन है। लेकिन यहाँ ये मत सोचिए कि केवल आर्टरी पर ही ये काम करती है। ये धमनी और ब्लड, हार्ट, उन पर भी ये काम करती है। लेकिन जितना काम ये धमनी पर करती है उतना काम नहीं करती। एक ग्रुप में केवल 3 मेडिसिन है, A1, A2, A3, और तीनों मेडिसिन तीनों जगह पर काम करती हैं। इसलिए कोई ये न सोचे कि जहाँ पर A2 नहीं करता है, A2 काम करता है, वहाँ पर A1 नहीं करेगा। करेगा, कम करेगा। ये तीनों मेडिसिन के कंपोनेंट भी लगभग एक जैसे ही हैं। और लोगों में एक भ्रम और है कि ये तो ब्लड की रेमेडी है, हार्ट की रेमेडी है, ये शरीर के दूसरे भागों में नहीं काम करेंगी। ये सोच गलत है। शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त की सप्लाई है, इसलिए प्रत्येक भाग पर ये मेडिसिन काम करती है। अब कोई कहे कि ये मेडिसिन खांसी में कैसे काम करती, वहाँ तो कोई रक्त का मतलब नहीं है। आपने देखा होगा बुजुर्गों को जाड़े में 3 बजे के बाद उठ के बैठ जाते हैं, 2 बजे के बाद उठ के बैठ जाते हैं, और उनकी दम फूलने लगती, सांस बढ़ जाती।
फिर बैठे बैठे उनका पूरी रात बीतती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रात भर वो लेटे रहते हैं और रक्त फेफड़ों में रुक जाता है। फेफड़े रक्त से भर जाते हैं। उसमें हार्ट की गति धीमी होने के कारण वो पंप नहीं हो पाता। फेफड़े रक्त को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। जब हार्ट रक्त कम लेगा तो फेफड़े में रहेगा, और जब हार्ट पंप करेगा तो फेफड़े से रक्त निकलता रहेगा। सोते समय ये क्रिया धीमी हो जाती है, वृद्धावस्था में और भी धीमी हो जाती है, जाड़े के टाइम में और भी धीमी हो जाती है। तो रक्त भर जाता है, इसलिए पेशेंट उठ के बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो रक्त का संचार सही ढंग से होने लगता है, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही लेटता है फिर उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो लेट नहीं पाता। ऐसी स्थिति में ए ग्रुप की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा ऐसे लोग क्या करते हैं। अब आजकल तो ज़माना बदल गया। पुराने टाइम में चारपाई के नीचे आग जला करके रख लेते थे उसकी राख, ताकि पीठ के नीचे गर्मी बनी रहे। जब गर्मी बनी रहती है तो रक्त वहाँ पर जमता नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल तो बैग्स आ गए हैं, उनमें पानी भर करके एक सीने पर एक पीछे रख लिया, गर्मी बनी रही, और बहुत सारे साधन हैं। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम में बहुत दिक्कत होती थी। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ खांसी डेवलप होती है। इसी तरीके से आंखें लाल हो जाना, रक्त सप्लाई अधिक होती है तो आंखें लाल हो जाती हैं। एक कारण से आंखें और लाल हो जाती हैं। आंखों में किसी चीज़ की एलर्जी हो तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ब्लड सप्लाई तेज होती है, और जब ब्लड सप्लाई तेज होगी तो आँखों की जो आर्टरी वेन है उनमें तनाव होगा। तनाव होने के कारण उनमें कष्ट होगा। जब वो आर्टरी नॉर्मल सप्लाई करेगी तभी वो ठीक होगी। तो इस मेडिसिन को देने से वहाँ पर सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। आपने कहीं पर भी देखा होगा जहाँ पर किसी फॉरेन बॉडी का प्रभाव होता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। उसका यही एक कारण है। इस मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो रोगों को ठीक करते हैं। इनमें जो रोग शामिल हैं उनमें ज्वर है, खांसी है, ज़ुकाम है, दर्द है, फीवर है, जज तो बोल गए, रक्तस्राव है, आदि तमाम औषधियाँ, तमाम रोग हैं जिन पर ये औषधि काम करती है। इस औषधि में मेडिसिन तो 6 ही हैं, लेकिन डाइल्यूशन बनने से इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव पड़ते हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन है।
इसके जो हमने रिजल्ट देखे हैं, हमने पहले भी बताए हैं, बहुत लाभकारी मेडिसिन है। हमने कई बार बताया A1 का L2 के साथ में प्रभाव बहुत अच्छा है। हालांकि उसमें A3 मिली होती है, लेकिन फिर भी A1 का L2 के साथ में, A2 का L2 के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज हम A1 के विषय में चर्चा की। अगले बार हम A2 के विषय में बात करेंगे।